हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ना मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ आई टॉक टू एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, तो उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं? मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ में। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो आपको क्या देता है, या तो कुछ एंटीबायोटिक के टैबलेट्स देते हैं या तो फिर आपको कैप्सूल देते हैं एंटीबायोटिक्स के, या फिर इंजेक्शंस लगाते हैं आपको, या फिर वो इंजेक्शन कैसा होता है, पेनिसिलिन। एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है जो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, आपको लगाते हैं। तो ये जितना भी सोर्स है इस मेडिसिन का, यानी ये मेडिसिन बनती कैसे है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो क्लॉथ होता है वो कहाँ, उसका सोर्स क्या होता है, मतलब वो बना किस चीज़ से होता है, तो वो फाइबर से बना होता है। यू कैन ऑल्सो से वो कॉटन से बना होता है। ठीक है, वैसे ही जो मेडिसिन होती है वो कैसे बनी होती है, तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। मेडिसिन बनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एमएमएम मतलब कि एंटीबायोटिक्स की जो मेडिसिन होती है स्पेशली, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है मेडिसिन से। ठीक है, कि किससे बनी होती है, मेडिसिन से वो बनी होती है। अब कैसे बनी होती है, लाइक स्पेसिफिक क्या होता है। सो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमने अभी अभी पढ़ा। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब ऐसी मेडिसिन जो कि किल करे यानी कि मारे, या फिर स्टॉप करे ग्रोथ की, यानी उसकी ग्रोथ को स्टॉप करे। किसकी ग्रोथ को स्टॉप करे और किसको मारे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें बीमार करते हैं, इन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो मारे या तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करें। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। बट ये कौन से ऐसे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो है बैक्टीरिया एंड सेकेंडली इज़ फंगी। तो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट हमने देखा बैक्टीरिया से एंड सेकेंड है फंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक्स के अंदर कुछ नेम है एंटीबायोटिक्स के। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइलिन एंड थर्ड वन इज़ एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम हैं जो कि आपने शायद से सुने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। The antibiotics are manufactured by growing some specific microorganisms are used to cure a variety of diseases। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये किससे मैन्युफैक्चर होते हैं, किससे बनते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बनते हैं और यूज़ करे जाते हैं। कोई किसी भी प्रकार की, किसी भी अलग टाइप की डिजीज़ हो उसको ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, क्योर का मतलब होता है उस किसी भी डिजीज़ का इलाज करने के लिए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसी हुई, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुई। ठीक है, ये क्योंकि हमारे लिए दुश्मन नहीं है। अब ये इन एंटीबायोटिक्स को ना हम जो भी एनिमल्स होते हैं, लाइक मान लो एक काऊ है जो उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइक उसको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब उसके बॉडी में एंटर कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स कैसे देंगे, हम उसके चारे में क्या कर देते हैं, उसका जो खाना होता है ना उसमें हम उस एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देते हैं और जब वो खाती है तो वो वापस से ठीक हो जाती है। बिकॉज एंटीबायोटिक्स क्या किससे लड़ेंगे, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये प्लांट्स में भी कंट्रोल करा जाता है। लाइक अगर प्लांट्स को भी डिजीज़ है तो फिर उसको भी कंट्रोल करेंगे एंटीबायोटिक्स देकर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन। वैक्सीन में क्या होता है, जब कोई भी अगर डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में एंटर कर देता है
तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है क्या, एंटीबॉडीज़। यहाँ पर ध्यान देना, हमने 2 वर्ड्स की बात करी, पहला एंटीबायोटिक्स, सेकेंडली एंटीबॉडीज़। एंटीबायोटिक्स जो कि बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी रहती है, बट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में से प्रोड्यूस होती है। अगर कोई भी माइक्रो डिजीज़ कॉजिंग अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होकर उस इन्वेडर से लड़ती हैं, उस इन्वेडर से फाइट करती हैं। और बॉडी को ये भी याद रहता है कि अगर वो माइक्रोब दोबारा से अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो उससे वापस से लड़ेगी कि उससे कैसे लड़ना है, उसका वीक पॉइंट क्या है। तो ये सब, अगर हमारी बॉडी में कोई भी डेड या फिर वीक माइक्रोब अगर घुस जाता है किसी भी हेल्दी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ती है या फिर उसको किल कर देती है उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया से। क्या प्रोड्यूस कर प्रोड्यूसिंग बाय suitable antibodies। ठीक है, द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये हमारी बॉडी में रहती है और फिर अगर कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो उससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। अब ऐसे ही जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है, ऐसे ही वैक्सीन वर्क करती है। नेक्स्ट है, सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के थ्रू ही जितने भी मैंने डिजीज़ के नाम लिए, लाइक कोलेरा जो कि बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, स्मॉल पॉक्स मीन्स चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं वो किससे प्रिवेंट करी जा सकती है, यानी किससे ठीक हो जा सकती है, वो हो जा सकती है वैक्सीनेशन के थ्रू। यहाँ पर अब ध्यान देना, इस बॉक्स में एडवर्ड जेनर कौन थे? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करा था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन 1798। वेरी इंपॉर्टेंट, एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि हु डिस्कवर्ड दिस वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो आपको आंसर करना है एडवर्ड जेनर या फिर when the Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798 in 1856। तो आपको याद देना है कि 1798। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया था, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर करी थी। तो देखो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने ये पढ़ लिया, आगे बढ़ेंगे। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases। आपके बचपन में आपने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन्स ली होंगी, लाइक एक तो पोलियो का लिया होगा और सेवरल इंजेक्शन्स लिए होंगे ताकि आप बीमारियाँ आगे जाकर आपकी बॉडी को कब्ज़ा ना कर पाएँ। जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज, फो ऑर्गेनिजम्स है, दुश्मन वाले और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपकी बॉडी को हानि ना पहुँचाए, नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वैक्सीनेशन तो होती ही है, वैक्सीन्स होती है। तो हम अगर हमें कोई डिज़ीज़ है तो हम अपने बॉडी में क्या डालते हैं, वैक्सीन डालते हैं। आपने टीवी में ये एक ऐड देखा होगा या फिर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हमें बच्चों को कुछ फ्यू ड्रॉप्स दी जाती है पोलियो की, यानी कि पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। इस प्रोग्राम में बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम पोलियो की कुछ ड्रॉप्स देते हैं जो एक्चुअली में एक वैक्सीन की तरह काम करते हैं। देखो, हमने अपनी बॉडी में भाई पोलियो की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। अब आगे जाकर हमें बाई चांस अगर पोलियो के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये वैक्सीन उससे फाइट करेगी और हमें पोलियो नहीं होगा। सिंपल सी बात। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect humans
एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज। अब आजकल जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जो वैक्सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस और जो बाकी के एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाय सेवरल डिजीजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, तो वो लोग उसको फिक्स करते हैं सॉइल में और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसने मतलब कहा है जो माइक्रोब्स नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉमनली कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये तो हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करते हैं। देखा आपने, ब्लू ग्रीन एल्गी एक नाम है जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है, एटमॉस्फेयर से सॉइल में फिक्स करती है। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में क्या होता है कि Bojo and Paheli had observed that the school garden making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bojo and Paheli wanted to know how this had happened. क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर सकते हैं थ्रू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बेसिकली एक टाइप से हम ना वेस्ट जितना भी हमारे डेड प्लांट्स है, जितने भी वेजिटेबल्स के छिलके हैं या फिर सड़े हुए वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, उनको हम एक एक करके इकट्ठा करके मिट्टी में हम गाड़ देंगे। उससे क्या होगा, अगर आप कुछ महीनों बाद देखोगे तो वो गायब होंगी, यानी कि अब जो वो मिट्टी है वो खाद बन चुकी है, क्योंकि ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उन वेस्ट को डिकम्पोज कर देती है और हमारा जो मिट्टी हो जाती है वो खाद बन जाती है, जिससे हमारा एक तो इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है और पौधों को एक नरिशमेंट का सोर्स मिल जाता है। ठीक है, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। You find that they despair after some time. This is because जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ये इनको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade and harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. और इसी टाइप से ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत टाइप से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज़ देते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। उन डिजीज़ के कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, खाने को ख़राब कर देते हैं, क्लोथ को ख़राब कर देते हैं और जो लेदर होता है इनफैक्ट उसको भी ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जो पैथोजेंस होता है जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं या फिर जब हम पानी पीते हैं या फिर हम खाना खाते हैं तो वो उसमें होते हैं, और जब हम उस सब से चीज़ों को करते हैं तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो दो पीपल हैं, एक को बीमारी है यानी कि उसको कोल्ड है और मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन हूँ, और उसके बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोल्ड है अगर वो मुझसे बात करेगा, यानी कि हम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है कि हाँ इस चैप्टर पे हमें ये करना है, तो जब वो इंसान यानी उसका जो वो ब्रीथ ले रहा है एंड जो वो ब्रीथ को छोड़ रहा है, इनहेल एक्सहेल कर रहा है, तो वो वायरस मेरी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें कहा गया है कि
एक टाइप से हमें इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बिकॉज उससे हमें कैरिंग हो जाता है। अब जो माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं जो कि स्प्रेड हो सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन, कैसे भी थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। जब कोई पर्सन अगर सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, जब वो छींकता है तो उसकी जो ड्रॉप होती है वो हमारे मॉइस्चर में कैरी करती है और वो हमारे बॉडी में आ जाती है, और फिर हमें क्या हो जाता है, हमें भी वो कॉमन कोल्ड हो जाता है। अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो फिर क्या करते हैं, डिजीज़ को कॉज करते हैं, यानी बीमारियों को फैलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कैरियर्स। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है, वो कूड़े कचड़े पे बैठती है और वही बैठ के वो हमारी बॉडी पे बैठती है, हमारे खाने पे बैठती है। तो वो जो डिजीज़ है उसके हाथ पैर उसकी बॉडी से लगकर हमारे खाने में या फिर हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद हम भी बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने खाने को ना ढक कर रखना चाहिए, ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या लग जाएंगे, पैथोजेंस लग जाएंगे। अब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या करती है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, हमें ये मलेरिया फैलाती है जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, ठीक है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। और एक और होती है फीमेल एडेस मॉस्किटो जो कि क्या करती है, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। देखो पहले तो हमने बात कर लिया एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो कि हमें मलेरिया फैलाती है, मलेरिया देती है अगर वो हम एक बाइट कर लेगी तो। दूसरी होती है फीमेल एडेस मॉस्किटो जो कि हमें डेंगू का वायरस, हमें डेंगू फैला देती है, हमारी बॉडी में एक वायरस छोड़ देती है जिससे हमें डेंगू हो जाता है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हम कैसे इस मलेरिया और डेंगू को मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जो मॉस्किटो होते हैं ना, ज़्यादातर वो वाटर में पाले जाते हैं, मतलब उगते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर भी वाटर कलेक्ट है हमें वहाँ से क्या करना चाहिए, वाटर कलेक्ट ही होने नहीं देना चाहिए। जैसे जो कूलर होता है उसमें बेफालतू में जो क्या होता है, पानी कलेक्ट रहा होता है, तो हमें वो पानी को फेंक देना चाहिए। टायर्स में, फ्लावर पॉट में, हम इन सबको हमें मतलब अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटोज़ क्या हो, ब्रीडिंग ना हो, वापस से उनका जन्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ कॉमन डिजीज़ है, आपको ये पढ़ना है कि ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन से हैं यहाँ पर। उसके मतलब जैसे ट्यूबरक्लोसिस हमें बैक्टीरिया से होता है, वो कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। फिर यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि कैसे हमें क्या करना चाहिए अगर ये हमें होता है, तो वो हम ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने अपने चैनल पे ये इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर रखा है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।